चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ओके, हाँ ये कर लो पहले। नहीं बेटा, घर पे। मेरा थोड़ा घर पे प्रॉब्लम है बेटा, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट। स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे तरीके से। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और जिसके अंदर हम बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आज खत्म करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करके आगे सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करके आज हम बेसिकली पूरा का पूरा अदर लॉ वाला कंटेंट भी आज देखेंगे, और अगर पॉसिबल हुआ तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा बोर्ड के ऊपर बड़े अच्छे से। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा था? तो हमने कल एजेंसी, इंडेमनिटी और गारंटी, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हमने कंसेप्चुअली समझे थे। एजेंसी तो पूरा खत्म हो गया था हमारा, हमने इंडेमनिटी गारंटी कंसेप्चुअली कंप्लीट किया था। आज हमको इंडेमनिटी गारंटी को पूरा खत्म करना है, ठीक है? इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट और प्लेज, ये दो चीजें आज हमको कंप्लीट करनी है, ठीक है? सो आ जाइए फटाफट, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। सबसे पहले मैं इंडेमनिटी और गारंटी का कल हमने मैं आपको एग्जाम्पल दिया था, आज उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कहाँ गया, कितने गया, कितने गया? ओके एक मिनट होल्ड करना। हाँ इंडेमनिटी गारंटी का चार्ट क्या कर गया जीवन में? भगवान, चलो चलो फाइन। आगे कल हमने डिफरेंस देख लिया था ना इंडेमनिटी गारंटी का। हाँ ठीक है, ये वो चार्ट नहीं, ओके फाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम गारंटी और इंडेमनिटी से पढ़ना शुरू करेंगे। बेसिक अगर आप देखो तो इंडेमनिटी के रिगार्डिंग प्रोविजन आपके बुक के अंदर दिए हैं, तो उसको एक बार रीड करना शुरू करते हैं। मेनली हम इसको रीड करके ही कंप्लीट करेंगे, तो बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लेट्स गो। आगे बोला गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम द लॉस, एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को लॉस से सेव करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में कॉज बाय हिम बाय कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ऐसे केसेस में हम इसको क्या कहते हैं बोले एक बार उसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस नोन एज इंडेमनिफायर, ठीक है? कल हमने दोनों रिलेशन देखे थे, इंडेमनिफायर जो लॉस को कंपेंसेट करता है, इंडेमनिटी होल्डर जिसका लॉस कंपेंसेट होता है, पॉलिसी होल्डर जिसको हम कहते हैं। याद है सबको? हाँ है ना? नीचे द पार्टी हु इज प्रॉमिस टू सेव अगेंस्ट द लॉस इज नोन एज इंडेमनिटी होल्डर, उसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार उसे? इंडेमनिटी होल्डर। नीचे राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड इफ एक्टिंग इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अब बेसिकली बोला गया है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर मतलब कौन? जो पॉलिसी होल्डर है, जिसको क्या मिलना चाहिए बोले एक बार उसे? कंपेंसेशन, ठीक है? ऑल द डैमेजेस विच मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट,
किसी भी लिटिगेशन में उसको जितने डैमेजेस पे होने चाहिए वो सब उसके अंदर कवर किए जाते हैं। दूसरा, ऑल द कॉस्ट डिफेंडिंग और ब्रिंगिंग द सूट, पूरा का पूरा कॉस्ट जो उसके ऊपर केस करने के लिए लगता है नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी है, आपने उससे इंश्योरेंस निकाला, उसने इंश्योरेंस कंपेंसेशन नहीं दिया, आपने उसके ऊपर केस कर दिया। क्या कर दिया बोले एक बार? केस। तो केस करने के लिए जितना खर्चा लगता है, उसमें जितना लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगता है, वो सब आप क्लेम कर सकते हो। मतलब आप यहां पे लिख सकते हो कंपेंसेशन फॉर लॉस, कंपेंसेशन फॉर क्या लग बार उसे? लॉस प्लस एक्सपेंसेस टू रिकवर such compensation, expenses to recover such a compensation, expenses to recover such a क्या बोले एक बार उसे? compensation। ये चीज हम यहां पे कवर करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो, नीचे all sums which have been paid under the terms of the compromise or any such a suit if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promisee to make in the absence of any contract of क्या बोले से indemnity। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी खर्चा जो कॉम्प्रोमाइज और कंपेंसेशन के लिए इसेंशियल है, जो कॉम्प्रोमाइज और कंपेंसेशन के लिए क्या है बोले बार उसे? इसेंशियल, वो हर खर्चा हम यहां पे रिकवर करेंगे। ठीक है, नीचे मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किस प्रकार से होता है तो वो वहां पे लिखा गया है। एक्चुअली उसके अंदर सिर्फ इसेंशियल लिखे हुए हैं, दैट इज इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब उसके अंदर क्या क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो सकता है, इंप्लाइड एग्रीमेंट भी हो सकता है, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। आपने इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हो बचपन में? बोलो हाँ या ना। वो सभी इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिखे हैं, तो एक बार पढ़ के देखिए वो फटाफट तुरंत से ही पहले रीड कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। श्योर डन? एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना। चलो, ये चीज होने के बाद में वी आर गोइंग फॉर क्या के लिए बोले एक बार उसे? गारंटी। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा। मीनिंग ऑफ द सर्टेन टर्म्स, दैट इज गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज द लायबिलिटी इनकर्ड बाय किसने बोले एक बार उसे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बेसिकली कवर करते हैं। मतलब मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 लोग होते हैं। कौन कौन बोले एक बार उसे? डेटर, दूसरा कौन होता है बोले एक बार उसे? क्रेडिटर, और तीसरा कौन होता है बोले एक बार? श्योरिटी। अब बेसिकली देखा जाए तो श्योरिटी पेमेंट किसको करने के लिए बोल रहा है? क्रेडिटर। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में है। बोलो हाँ है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेटर तो थर्ड पर्सन ही है ना। बोलो हाँ है ना। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डेटर तो थर्ड पर्सन ही है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन कौन है? क्रेडिटर, सेकंड पर्सन कौन है? श्योरिटी। तो डेटर विल भी क्या बोले बार उसे? थर्ड पर्सन। वो ये हाँ आई नो, श्योरिटी के लिए डेटर पहचान का पर्सन होगा या उसका दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इज अ थर्ड पर्सन। बोलो हाँ है ना। नीचे उसके बाद में 3 पार्टीज इन्वॉल्व, श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर। उसके बाद में एसेंशियल्स ऑफ गारंटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट होना चाहिए, कंसिडरेशन हो भी सकता है या पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है श्योरिटी के लिए। श्योरिटी शुड नॉट बी ऑब्टेन मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट, ओरल या रिटर्न कंफर्मेशन भी हो सकता है। श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर की तरफ से श्योरिटी प्रोसीड करेगा, और एक को श्योरिटी भी बन सकता है। क्या बन सकता है बोले एक बार उसे? को श्योरिटी। Okay, implied promise to indemnify surety. If every contract of guarantee there is an implied promise by the principal debtor to indemnify किसको बोले एक बार उसे? surety. ठीक है, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी को इंडेमनिफाई करना। मैंने आपको कल एक ही चीज बोला था जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोला था। ये देखो, मैंने बोला था कि श्योरिटी आईसीआईसीआई बैंक को पे कर रहा है। अरे यार, गिली गिली छू, हम भगनी भागोदरी छू, आप छू, आगे आ गया। सो श्योरिटी यहां पे पेमेंट कर रहा है किसको? एक बार जोर से बोलो, आईसीआईसीआई बैंक को। और वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है बोले? बोलो उसे इंडेमनिटी।
कंसेप्ट समझ में आया? पर बस साथ में ये बोला था कि श्योरिटी जो भी पेमेंट करेगा उसके लिए उसको प्रिंसिपल डेटर इंडेमनीफाई करेगा, कंपेंसेट करेगा। इंडेमनीफाई करेगा या क्या करेगा बोले एक बार उसे कंपेंसेट। ये भी चीज को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ याद आ रहा है सबको? जोर से बोले एक बार सर। नो, तो ऐसे सिचुएशन में आपने याद रखना चाहिए इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बोले एक बार उसे इंडेमनिटी। क्लियर है कंसेप्ट? प्रिंसिपल डेटर भी इंडेमनीफाई ही कर रहा है, किसको? श्योरिटी। हो सकता है फ्यूचर में करे पर कर तो रहा है। ठीक है, नीचे उसके बाद में कहा गया, हाँ ये होने के बाद में कंसिडरेशन इन द केस ऑफ गारंटी। गारंटी में सफिशिएंट कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स। नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। अब जरा मुझे बताओ, श्योरिटी की लायबिलिटी प्राइमरी है या डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी है? सब जन बोलो, श्योरिटी की प्राइमरी लायबिलिटी है या डेटर की है? डेटर की लायबिलिटी प्राइमरी है, श्योरिटी की लायबिलिटी कैसी है? सेकेंडरी। आप चाहिए तो वहां पे लिख के रखो, डेटर्स लायबिलिटी is primary, surety's liability is secondary. Debtor's liability is primary, surety liability is secondary. लिख लिया सबने? बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो ऐसा ना। हो गया पक्का? चलो, उसके बाद में मेंशन किया गया है, देखो वहीं पे श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी के बारे में बोला गया है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव मतलब साथ साथ में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने वहां पे बोली है जो मैंने आपको मेंशन की। फिर बोला गया है नेक्स्ट वाला चीज, कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी समझते हो क्या होता है? चालू है? कौन चालू है? गारंटी की बात कर, रिकरिंग नेचर, सिंपल सी बात है। जब आप किसी पर्सन के बिहाफ पे बोलते हो कि ये जितने डेट्स अगले 5-10 साल में लेगा वो सबके लिए मैं लायबल रहूंगा, दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। ठीक है, कंटिन्यूइंग गारंटी की खास बात तो यह होती है कि कंटिन्यूइंग गारंटी आप कभी भी तोड़ भी सकते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। लेट्स से मुकेश भाई, कौन से भाई? मुकेश भाई। मुकेश भाई का भाई है एनिल। कौन है बोले एक बार उसे? एनिल। इनके नाम में कैश है, इनके नाम में नील है, इसलिए समझ में आ रहा है सबको? हाँ है। तो मुकेश भाई ने, तो इसलिए नील नील हो गए, तो मुकेश है तो कैश है, हाँ ना? सो मुकेश नहीं दोस्त है का तुझा? मुकेश ने अनिल के नाम पे गारंटी दिया। अनिल भाई मुकेश के पीछे पड़ गए, बोले यार मुखिया, बोले यार जिंदगी, बोले यार पैसा नहीं बचा, बोले मेरे को 4-5 प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, 8-10 लोन लेने हैं, और कोई बोले मेरी गारंटी लेने के लिए रेडी नहीं है। तू मेरा भाई है ना? भाई नहीं है? तू भाई नहीं है? भाई नहीं है। मुकेश बोले हाँ भाई तो हूं मैं। तो बोले यार प्लीज नहीं यार, तो तू पैसा मत दे, बोले तू गारंटी दे दे। मुकेश मैं नहीं देने वाला, तेरे को मम्मी पापा की कसम यार देना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे केस में मुकेश अंबानी ने गारंटी दे दी। अब 1 जून 2025 को पहला फाइनेंस उठाया 150 करोड़ का, उसके लिए गारंटी। फिर 1 सितंबर को दूसरा उठाया 100 करोड़, 1 दिसंबर को उठाया। ठीक है, अब ऐसे 4-5 फाइनेंस अनिल उठा रहा था, पर मुकेश अंबानी को लगा कि ये तो भाई बढ़ते ही जा रहा है, तो मुकेश अंबानी ने 1 सितंबर के फाइनेंस के बाद में गारंटी तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? गारंटी। पहले कंटिन्यूइंग था, बाद में तोड़ दिया। तो अब मुकेश सिर्फ लायबल कौन से वालों के लिए? पहले 2, फर्स्ट 2 के लिए। थर्ड से लायबल रहेगा क्या? नहीं। नीचे, व्हेन वन पर्सन गिव्स guarantee for continuous period irrespective of the number of amount of the loan, then it is a continuing guarantee. Then it is a कौन सा guarantee बोले बार उसे? continuing guarantee. नीचे, the surety can cut CG at any point of time. CG मतलब continuing guarantee. कंपनी एक्ट में हम नहीं है कि तुम CG को सेंट्रल गवर्नमेंट मानो। कंटिन्यूइंग गारंटी, नालायक कैपिटल गेन बोले। कंटिन्यूइंग क्या लिखवा दो उसे? गारंटी। द श्योरिटी कैन कट द कंटिन्यूइंग गारंटी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, बट ही विल बी लायबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लिखवा दो उसे? लोन, बट नॉट फॉर द क्या लिखवा दो उसे? फर्दर लोन। फर्दर लोन के लायबल नहीं होंगे। नीचे, द कंटिन्यूइंग गारंटी, द क्या लिखवा दो उसे? कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी अमाउंट लिमिटेड बाय द पीरियड
लिमिटेड, ठीक है, मतलब अमाउंट से भी लिमिट कर सकते हैं, पीरियड से भी, कि भाई मैं कंटिन्यूइंग गारंटी 5 साल तक दूंगा या मैं कंटिन्यूइंग गारंटी 500 करोड़ तक दूंगा, ठीक है, बोथ वेज इट कैन बी लिमिटेड। समझ में, शादी होने तक का, शादी के बाद वैसे भी गारंटी नहीं होती, बराबर। तो मैं चाहूंगा ये चीज को लिख के रखे, गो फॉर इट फास्ट। पच्चीस हमेशा क्यों लेते हो, उसके पीछे एक किस्सा है। एक दिन ना, 25 के पीछे का किस्सा बोलता हूँ, सुनना। एक दिन एक बेवड़ा आदमी, ठीक है, एक दिन एक बेवड़ा आदमी, सुनो तो, हाँ उसके जैसा। एक दिन एक बेवड़ा आदमी ऐसे एक रास्ते पे नहीं, मैनहोल रहता है, गड्ढा वगैरह गटर का, तो एक दिन एक बेवड़ा आदमी ऐसे गड्ढे के बाजू में खड़े रहता है और जोर जोर से चिल्लाते रहता है, 25 25, पूरा नशे में धुत, 25। तो उसके बाजू से एक दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है क्या चिल्ला रहा 25 25 25 बार बार, क्या है 25 की खास बात, तो बोलता है 25, ठीक है। ये दूसरा आदमी उसके बाजू में आके पूछता है क्यों रे भाई क्या का 25, बोले 25। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये उसको पूछता है 25 क्या 25, बोले 25। फिर ये आदमी को समझ में नहीं आता क्या है, तो झुक के जाके मैनुअल में देखता है, ऐसा पीछे से आके बेवड़ा के उसको लात मारता है, वो मैनुअल में गिरता है, बोलता है 26। एक बोलता है, बोलेगा समझ में आया। तो अब जो मेरे को पूछेगा कि 25 क्यों लिखते हो सर, चलो डन। हो गया सबका, बोलो हाँ।
आगे बढ़े पक्का। लिहलं का? कैसी कैसी आवाजें आना शुरू है क्लास से। चलो डन। ओके, अब कंटिन्यूइंग गारंटी यहां पे होता है खत्म। कंटिन्यूइंग गारंटी के बाद में नेक्स्ट चीज आती है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि कौन कौन से केसेस में श्योरिटी खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, या फिर श्योरिटी गारंटी देने से या कंपेंसेशन पे करने से कब खत्म हो जाएगा। लेट्स गो। अब ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ केसेस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो रहा है, कुछ में डिस्चार्ज नहीं हो रहा। तो मैंने साइड में लिख के रखा है DN मतलब जहां डी लिखा है दैट इज डिस्चार्ज, एन मतलब डिस्चार्ज नहीं हो रहा। लेट्स गो। पहला, वेरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बिना श्योरिटी को पूछे अगर तुमने लोन एग्रीमेंट के टर्म्स चेंज कर दिए तो श्योरिटी डिस्चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो सर ना। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट रिलीजिंग प्रिंसिपल डेटर। अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया, लोन वोन उसने रिपेमेंट मांगा क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर से, पर प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया इसलिए क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को छोड़ दिया, तो क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा या श्योरिटी से क्लेम कर सकते हैं? ऑब्वियसली गारंटर का मतलब क्या होता है कि जब प्रिंसिपल डेटर को छोड़ा जाता है तभी तो गारंटर से क्लेम करते हैं ना। तो दैट इज द ओनली कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को छोड़ रहा है तो ही वांट टू एग्जीक्यूट अ गारंटी, तो ऐसे केस में श्योरिटी डिस्चार्ज होगा क्या? नहीं। तीसरा, सेटलमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर ने सेटलमेंट कर लिया, चल तू 2 करोड़ मत दे लोन के, एक काम कर 1.5 करोड़ दे दे, बात खत्म कर। अब उसने सेटल कर दिया तो श्योरिटी क्यों लायबल रहेगा? तो ये विल बी डिस्चार्ज। नेक्स्ट वाला, रिलीज ऑफ 1 को श्योरिटी। 2-4 गारंटर थे, ठीक है, 1 करोड़ का डेट था, 4 गारंटर थे, हर एक जन 25-25 लाख दे रहा था, ठीक है, हर एक 25 नहीं, हाँ 25 25 लाख दे रहा था, उसमें से 2 लोगों को क्रेडिटर ने छोड़ दिया, मत दो, तो क्या बचे और 2 भी डिस्चार्ज हो जाएंगे? नहीं। को श्योरिटी रिलीज होने की वजह से मेन श्योरिटी रिलीज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वाला, क्रेडिटर एक्ट इनकंसिस्टेंट विद श्योरिटी। क्रेडिटर ने कुछ ऐसी कर दिया जो एग्रीमेंट के क्लॉजेस के खिलाफ है, तो ऐसे केसेस में। और आखिरी, नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय श्योरिटी। श्योरिटी ने रिवोकेशन का नोटिस दे दिया, श्योरिटी ने रिवोकेशन कि भाई मैं कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं देना चाहता, मैं रिवोक। अच्छा, लेकिन रिवोकेशन का नोटिस सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी में ही लगेगा, हाँ ठीक है, नॉर्मल गारंटी में ये वर्क करेगा क्या? नहीं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इसको रीड कर लीजिए एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। गो फॉर इट फास्ट। चलो डन। आर यू रेडी? बोलो हाँ है ना। चलो, ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं राइट्स एंड श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ऑलरेडी हमने ये राइट्स देखे हैं, डिफरेंस के अंदर हमने इनको लिखा हुआ भी है। मैं कुछ कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूं, कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं। ओके, मुझे एक बात बताओ, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी का क्या क्या राइट है गारंटर का? अगेंस्ट डेटर गारंटर क्या क्या क्लेम कर सकता है? पहले तो पैसा क्लेम कर सकता है, बोलो हाँ। दूसरा, जो कंडीशन बोली है वो कंप्लाई करनी चाहिए, बोलो यस और नो। अगर कोई चेंजेस कर रहे हो तो श्योरिटी को पूछना चाहिए, यस और नो। तो वही राइट्स दिए है, देखना। व्हेन गारंटी डेट हैज बिकम ड्यू ऑन डिफॉल्ट ऑफ डेटर, श्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू पे देयरइन कम्स इन द शूज ऑफ क्रेडिटर। श्योरिटी जब डेट पे कर दे तो खुद क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको प्रिंसिपल डेटर से क्या करना है? रिकवर।
Surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of surety ship when the surety ship चाहिए, this joint word, was entered into whether or not the surety was aware of the existence of the, क्या बोले बाजू से, security. मतलब कई बार लोन सिक्योर्ड होता है, ठीक है. यहां पे आईसीआईसीआई बैंक से आपने लोन लिया, बदले में आपकी बिल्डिंग गिरवी है या आपकी असेट गिरवी है, तो जब श्योरिटी आईसीआईसीआई बैंक को पे करेगा तो उसके पास राइट है कि जो आपकी असेट गिरवी है उसको बेच सकता है, जो आपकी असेट गिरवी है उसको क्या सकता है, बेच सकता है और रिकवरी कर सकता है. क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है. क्लियर है. नीचे, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज ए इंप्लॉयड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी. हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी को इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस इनबिल्ट होता है. ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी कई बार देखी है. उसके बाद में अगेंस्ट क्रेडिटर क्या क्या राइट है, ऑन पेमेंट ऑफ अमाउंट बाय श्योरिटी, परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द लायबल, श्योरिटी इज सबरोगेटेड टू द ऑल राइट्स ऑफ द क्रेडिटर. व्हाट इज सबरोगेटेड, मींस ट्रांसफर्ड. सबरोगेटेड का मीनिंग लिख के रखो, ऑल राइट्स लिख के रखना, ऑल राइट्स ऑफ क्रेडिटर विल be given to surety. All the rights of creditor will be given to किसको, एक बार से, surety. ओके, नीचे यहां सिक्योरिटी हुआ है, उसको श्योरिटी लिखिए. स्टार्टिंग का ही वर्ड है पॉइंट 2 का. श्योरिटी हैज अ राइट ओवर एवरी सिक्योरिटी ऑफ द डेटर. श्योरिटी का राइट है हर सिक्योरिटी के ऊपर जो डेटर के पास है. मतलब आप कह सकते हो सिक्योर्ड असेट, साइड में चाहे तो लिख कर रखो, श्योरिटी हैव राइट ओवर एवरी सिक्योर्ड असेट. श्योरिटी हैज राइट ओवर एवरी सिक्योर्ड असेट. At the time before the guaranteed debt becomes due and before the surety is called upon to pay the amount he has guaranteed, he has a right to require the creditor to sue for the recovery of the guaranteed debt. Such a right is described as right to file a quitemate action. What is quitemate action? सुना है, लिखना उसके साइड में मीनिंग. क्यूआई या इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती जिंदगी के अंदर, लैटिन दे रहे हैं ये. इट मीन्स द राइट ऑफ द क्रेडिटर टू sue द डेटर, द राइट ऑफ द क्रेडिटर टू sue द डेटर will also become right of the surety, will also become the right of the surety. Right of the creditor to sue the debtor will also become a right of किसका बोले एक बाजू से, surety. ओके, मुझे बताओ अगर प्रिंसिपल डेटर ने कोई अमाउंट पे किया है तो श्योरिटी सेट ऑफ मांग सकता है क्या? जैसे 2 करोड़ के लोन में से प्रिंसिपल डेटर ने 50 लाख पे किए हैं, तो श्योरिटी बोल सकता है क्या कि मैं बचे हुए 1.5 करोड़ ही पे करूंगा? ऑफ कोर्स. तो पॉइंट नंबर 4 वही है, क्लेम अ सेट ऑफ. क्लेम सेट ऑफ. डन एवरीबॉडी. ओके, नीचे सिर्फ एक और टैग किया है, उसको एक बार रीड कर लीजिए. गारंटी व्हेन इनवैलिड, कौन कौन से केसेस में गारंटी खत्म हो जाती है, सिर्फ उसको एक बार मन में रीड कर लीजिए, फिर आपका गारंटी श्योरिटी खत्म हो जाएगा. Done everybody. पढ़ लीजिए फास्ट.
पढ़ लिया सबने? चलो यहां पे आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं बोले बाजू से खत्म। अब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के बाद में मैं जा रहा हूं दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक है बेलमेंट और एक है प्लेज। एक क्या है बोले बाजू से बेलमेंट, और दूसरा कौन सा है बोले बाजू से प्लेज। ओके, मुझे एक बात बताओ, कोई था ना अपने इसमें से जिसके घर पे खेती है बहुत सारी, कौन नाम क्या है उसका? प्रणव ना? पन्या। और किसी के घर पे खेती है? जितनी भी है किसके घर पे? बोलो नाम बोलो। हाँ आपका नाम? अमूल, अम्या, ठीक है। अब पन्या के पास बहुत बड़ी खेती थी, 100-200 एकड़ खेती होगी तो ऑब्वियसली जमीन जायदाद जुमला सब होगा। तो पन्या के पास एक बैल था, एक नहीं दो होते हैं, सॉरी, बैल है वो, अरे सॉरी, फ्रंट व्यू बैल का, फ्रंट व्यू है ना, सामने से व्यू है ना यार, ठीक है। दिस इज बैल, ये बैल है मतलब है, ये पूछे, ये देखो ऐसी, हाँ क्या हुआ जीवन में? हर हंसने को क्या हुआ? दिस बैल, किधर गया बैल? हाँ। अब पन्या के पास शिप कैसे आई? शिप को सिंग होते इतने बड़े, कौन से स्कूल में थे? सो बैल है वो, ठीक है, दीज आर सिंग, लेट्स गो। अब पन्या जो था उसके पास बैल था। अब पन्या ने बैल से पूरी जमीन थी, ठीक है, और जमीन को पूरा वो नांगरनी कर दिया। जमीन को क्या है? हाँ जमीन, मैं नहीं बोलूंगा ये, ठीक है, लेट्स गो। जमीन को तो भरोसा नहीं तुम्हारा। सो जमीन को जो भी करते हैं नांगरते हैं, ठीक है, मशागत, तो जमीन को मशागत कर दिया। पन्या ने पूरा जमीन का मशागत कर दिया। एक दिन अम्या आया पन्या के पास, अम्या पन्या को बोलता है, पन्या यार तेरा तो जमीन का काम हो गया, एक काम करना, मुझे 4-5 दिन के लिए बैल देना, मेरे को भी जमीन को नांगरने का है, ठीक है। तो पन्या बोलता है ठीक है ले जा बैल। तो पन्या ने बैल दे दिया अम्या को, अम्या ने भी फिर जमीन को नांगर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बैल इज अ मूवेबल एसेट? बैल मूव होता है ना, सो बैल इज अ क्या बोले से मूवेबल एसेट। जब कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को मूवेबल एसेट ट्रांसफर करता है, देन इट इज कॉल्ड एज बेलमेंट। पर्पस चाहे कुछ भी हो, द पर्सन हु ट्रांसफर अ मूवेबल एसेट इज कॉल्ड एज bailor, the person who takes a movable asset is called bailee. So when bailor bails the bail to bailee is a bailment. समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ ऐसा ना, सही बार सब जन बोलो क्या है? when bailor bails the bail to the bailee is a bailment. समझ में आ रहा है? यही मत लिख के मत आना एग्जाम में। when bailor transfers a movable asset to a bailee for a specific purpose, then it is called as, क्या एक बाजू से bail। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आप नॉर्मली कोई भी एग्जाम्पल जहां पे आप गुड्स ट्रांसफर करो बेलमेंट में कवर अप किया जाएगा। तुम मूवी देखने गए, ठीक है, थिएटर में एकदम कॉर्नर की सीट पे, ठीक है, अकेले, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में तुम मूवी देखने गए कॉर्नर की सीट पे अकेले एकदम, और तुमने पार्किंग में गाड़ी लगाई, क्या लगाई बोले एक बार? गाड़ी, दैट इज अ बेलमेंट। पे एंड पार्क इज अ बेलमेंट, ठीक है। तुम खाली पीली बैठे थे, तुम्हारा दोस्त बाजू में बैठा था, दोनों क्लास में बैठे थे, दोस्त ने एज यूजुअल पेन नहीं लाया, उसने बोला भाई पेन देना, तुमने उसको धुतकार दिया, भाग यहाँ से भिखारी, हर बार कुछ ना कुछ मांगते रहता है, और फिर थोड़ी देर बाद रहम खा के उसके ऊपर चल ठीक है भिखारी ले ले, ठीक है करके तुमने उसको पेन दे दिया, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। वही अगर किसी सुंदर लड़की ने तुमसे पेन मांगा, पेन मेरे को पेन दोगे, तो तुमने पेन क्या पूरी बैग क्या पूरे जायदाद के कागजात उसको दे दिए, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बेलमेंट। दैट इज ऑल्सो क्या बोले एक बाजू से बेल। कंसेप्ट समझ में? तो एनीथिंग इन विच यू ट्रांसफर मूवेबल प्रॉपर्टी टू सम पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, तो ऐसे केसेस में उसको बेलमेंट कहा जाता है। तुम सवेरे सवेरे घर पे अपने सोए थे, अपने घर पे, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त आया सवेरे 6 बजे, ठक 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 दरवाजा उसने खोलने के लिए बोला, तो दरवाजा खोला, वो बोले भाई गाड़ी की चाबी देना, गाड़ी की चाबी देना। तुम बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, मेरे को घूमने जाना है सिंहगढ़।
तो बोले किसके साथ जाना है? तो वो बोले तो तुम बोले ठीक है तुमने चाबी दी, बोला जा ऐश करे, ठीक है, पर 6 बजे तक वापस आ जाना। तो वो बोले हाँ बिल्कुल 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। और वो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे आया, ठीक है, मतलब ऐसा क्या किया रात को मत पूछना, ठीक है। तो दूसरे दिन 6 बजे सवेरे आया। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा दोस्त लेके गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेलमेंट। समझ में आया? सो जो देता है दैट इज अ बेलर, जो लेता है दैट इज अ बेल। अब बेलमेंट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्लेज। बेलमेंट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ क्या बात है? प्लेज। फॉर एग्जाम्पल पन्या, कौन बोले बात से? पन्या। पन्या के पास बहुत सोना था। क्या हो रहा है ये? सो पन्या ये सो पन्या के पास बहुत सारा गोल्ड था, बहुत सारा गोल्ड था। हाँ अरे क्या चल रहा, अरे यार, हाँ। सो पन्या के साथ पास बहुत सारा क्या था? और एक बार उसे गोल्ड, और उसने गोल्ड लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक से। कौन से बैंक से बोले बाद उसे? आईसीआईसीआई। और बदले में पन्या ने खुद के गर्लफ्रेंड का सोने का हार, खुद के गर्लफ्रेंड के सोने का हार आईसीआईसीआई बैंक को गिरवी कर दिया। गर्लफ्रेंड नहीं, नालायक। सोने का हार आईसीआईसीआई बैंक को क्या कर दिया? बोले बाद उसे गिरवी कर दिया। अब दिस इज प्लेज। प्लेज का मतलब होता है व्हेन यू गिरवी अ मूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन यू गिरवी अ मूवेबल प्रॉपर्टी टू अ लेंडर और अ क्रेडिटर, देन इट इज कॉल्ड एज कवरिंग बाजू से प्लेज। जोर से बोलो, उसको क्या कहा जाता है? प्लेज। नाउ प्लेज में एक तरीके का बेलमेंट भी होता है। जैसे आप देख सकते हो सोने का हार इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी, जो पन्या ने किसको दिया है? बोले एक बार आईसीआईसीआई बैंक। तो लोन लेना, देखो प्लेज का मतलब क्या है? तो लोन लेना इज वन कॉन्ट्रैक्ट एंड बेलमेंट इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट। जब आप लोन प्लस बेलमेंट मिक्स कर देते हो एज अ सिक्योरिटी, तो ऐसे सिचुएशन में उसे क्या कहा जाता है? बोले एक बार उसे प्लेज। जोर से बोलो, उसे क्या कहा जाता है? प्लेज। इसमें जो गिरवी रखता है उसे कहते हैं पॉनर। क्या कहते हैं? पौना। और जो गिरवी लेता है उसे कहते हैं पौनी। उसे क्या कहते हैं? बोले एक बार पौनी। जोर से बोलो, क्या कहते हैं? बोले एक बार पौनी। अच्छा सोचो नालायक लोगों। सो जो गिरवी रखता है उसे क्या कहते हैं? पॉनर। जो गिरवी लेता है उसे क्या कहते हैं? पौनी। और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं प्लेज। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? बोले एक बार प्लेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो हाँ है ना? ओके, सो दिस इज बेलमेंट एंड दिस इज क्या बोले एक बार उसे? प्लेज। हर बेलमेंट प्लेज में होना जरूरी है। प्लेज के अंदर बेलमेंट होता ही है, पर बेलमेंट में प्लेज होना जरूरी नहीं। कंसेप्ट समझ में आए? एवरी प्लेज हैव अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट डू नॉट हैव प्लेज। मैं चाहूंगा चाहिए तो इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। सब लाइव स्ट्रीम में दांत निकाल निकाल के हंस लो नालायक लोग। बेलमेंट की डेफिनेशन भी लिखना, बेल और बैल, द बैल टू बाइली। और बैल अच्छा ड्रॉ करना, ये क्या है?
ड्रॉ कर लिया सबने? ना लिख लो। डन। हो गयो कई થઈ ગયો કે થીવઈ છા થીવ્યો છા ઝલगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अरे कुछ हो ही नहीं रहा इसको भाई। हाँ क्या चल रहा लाइफ में? हाँ आ जाइए। अब बेलमेंट और प्लेज के बारे में आपके बुक के अंदर ऑलरेडी देके रखा है मैंने, ठीक है। सो वहां पे ऑलरेडी हम स्टार्ट करते हैं विद द बेलमेंट, और बेलमेंट में दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिलीवरी के बारे में। दिख रहा है सबको बच्चों? बोलो हाँ है ना, यस और नो? लेट्स गो। सबसे पहले बेलमेंट का वहां पे मीनिंग दिया है वो पढ़िए। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट दिए है वो एक बार मन के मन में रीड कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। क्या चल रहा है? गया लैपटॉप, गया, हैंग हो गया है। शरोडन गया ये। इधर भी क्लिक हो रहा है। काय में 2 मिनट गर्म पानी में? हर चीज गर्म पानी में डाल के ठीक नहीं होती बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। अब हम देख रहे हैं बेलौर और बेली, इन दोनों के राइट्स और ड्यूटीज। खास बात यह है कि बेलौर के जो राइट्स है, आप देख सकते हो बेलौर के जो क्या है बोले बाद उसे राइट्स, वो बेली के क्या है बोले बाद उसे ड्यूटीज, और बेलौर के जो ड्यूटीज है वो बेली के क्या है बोले बाद उसे राइट्स। तो इसमें से आपने कोई भी 2 रीड कर लिए तो आपके 4 क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। ओके, अब जरा समझते हैं कि बेलौर के राइट्स और ड्यूटीज क्या है। कीवर्ड्स को कृपया मार्क करते चलिए। पहला, टू एनफोर्स बेलीज ड्यूटीज। बेलौर का सबसे पहला राइट, बेली के ड्यूटीज एनफोर्स करो, यहीं से तो शुरुआत है। टू क्लेम अ कंपेंसेशन फॉर एनी डैमेजेस, लॉस कॉज्ड टू गुड्स और अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स और मिक्सिंग द गुड्स। आपने बैंक में लॉकर खोलते हो आप, बोलो हाँ या ना? बैंक में आपने लॉकर खोला और आपके गहने वगैरह सब वो लॉकर में रखे, कैसा लगेगा आपको बैंक ने दूसरे दिन वही सब गहने निकाल के काउंटर पे सेल के लिए रख दे?
अच्छा लगेगा बोलो एक बार, नहीं। तो गुड्स का अनऑथोराइज यूज किया है, कौन सा यूज किया है बोले एक बार उसे, अनऑथोराइज। तो ऐसे सिचुएशन में आप कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हो। कई बार ग्रेन्स का एग्जांपल लिया जाता है। समझो तुमने बासमती राइस एक गोडाउन वाले को गिरवी के रखा, मतलब स्टोरेज के लिए दिया। उसने बासमती राइस एग्जिस्टिंग नॉर्मल कोलम वोलम राइस काली मिर्च इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केसेस में आप उसको सेपरेट तो नहीं करते बैठोगे, एक दाना बासमती का एक दाना इसका। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट यू विल क्लेम, कंपेंसेशन। क्लियर है कंसेप्ट। नीचे, टू टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जब चाहे तब बेलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तोड़ सकता है अगर इनकंसिस्टेंट कंडीशंस, मतलब बेली जो है वो इनकंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है। तो डिमांड बैक, गुड्स को वापस बुलवा सकता है अगर इनकंसिस्टेंट वर्किंग चल रहा है तो, या इंक्रीज इन प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है। कई बार आपने देखा है लाइव स्टॉक का बेलमेंट होता है, काय का एक बार लाइव स्टॉक, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है ना, पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट पालन, सुना है सबने, हाँ है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि मुर्गियां कई बार एक पोल्ट्री फार्म से दूसरे पोल्ट्री फार्म में सेफ्टी के लिए ट्रांसफर करते हैं, या वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के लिए ट्रांसफर करते हैं। तो जब ट्रांसफर करते हैं तो जाते जाते मुर्गियां अंडे दे देती है। हाँ होता है, कई बार ऐसा होता है, और बड़े तादाद में होता है ये। तो ऐसे केसेस में जितने अंडे दिए उसके ऊपर बेलौर का हक है। ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन में बेली को दिए तो बेली अंडे लेके भाग सकता है। कई बार ऐसा सिचुएशन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सर ना। तो ये चीज को आपने अच्छे से याद रखिएगा। सो ये हो गए राइट्स ऑफ बेलौर। नाउ ड्यूटीज ऑफ द बेलौर। सबसे पहले गुड्स में अगर कोई रिस्क है या फॉल्ट है तो बोल दे। जैसे डिओड्रेंट्स यूज करते हो सब लोग, डिओड्रेंट्स आर इनफ्लेमेबल, सबको पता है, बोलो हाँ है ना। सो कोई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उसके ऊपर मार्क कर दो कि इनफ्लेमेबल है। कोई अगर क्रिटिकल सब्सटेंस है उसके ऊपर क्रिटिकलनेस मार्क कर दो। जो भी डैमेज है, पॉइजनस है, तुमने देखा होगा कई बार जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं या जो इसके वो आते हैं नैप्थलिन बॉल्स, डांबर जा गोया, ऐसा ना, या तो फिर जो भी आपके प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, गोलियां ग्रेन्स वगैरह ठीक रखने के लिए, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, ये सुनो। तो आपने नॉर्मली उसका टॉक्सिफिकेशन बताना चाहिए। तो नॉर्मली जो भी डिफॉल्ट वगैरह है वो आपने बोलना चाहिए। गुड्स मेंटेन करने के लिए डेली अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लेता है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स के प्रिजर्वेशन के लिए कोल्ड स्टोरेज में डालता है, या तो फिर लाइव स्टॉक है तो उनको खिलाता पिलाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो सब खर्चा बेली क्लेम कर सकता है बेलौर से, और बेलौर की ड्यूटी है कि देना चाहिए। या फिर रिइंबर्स करना है ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन ग्रेचुटियस बेलमेंट। ग्रेचुटियस बेलमेंट सुना है, सुना है नहीं सुना है? ओके, ग्रेचुटियस बेलमेंट, बेलर बेलर, ध्यान देना, फोकस करना अच्छे से तो समझ में आएगा। नॉर्मली बेलमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान दीजिएगा। बेलमेंट नॉर्मली कितने पार्ट में डिवाइड होता है बोले एक बार दोस्त, दो। एक होता है ग्रेचुटियस और दूसरा होता है नॉन ग्रेचुटियस। व्हाट इज ग्रेचुटियस? ग्रेचुटियस मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। लव एंड क्या बोले बाजू से, अफेक्शन। जैसे तुमने तुम्हारे दोस्त को गाड़ी दे दी, ग्रेचुटियस बेलमेंट। तुमने तुम्हारे दोस्त को पेन यूज करने के लिए दिया, ग्रेचुटियस बेलमेंट। ठीक है, जब हम एक दूसरे को आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कुछ मूवेबल गुड्स यूज करने के लिए देते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटियस। अच्छा सोचो भिखारी लोग, कुछ बोला नहीं के लिए सर लाइक। और दूसरा होता है नॉन ग्रेचुटियस, मतलब प्रॉपर बिजनेस सेंस में आप जो करते हो। कौन से सेंस में बोले बाद उसे, बिजनेस सेंस के बदले में आप कुछ कंसिडरेशन मांगते हो एक्सेट्रा। तो अगर आपने ग्रेचुटियस बेलमेंट किया है, कौन सा बेलमेंट किया है बोले बाद उसे, ग्रेचुटियस, तो नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस अगर लगते हैं तो रिइंबर्स करने चाहिए। जैसे आपने दोस्त को गाड़ी दी चलाने के लिए, गाड़ी बीच में बंद पड़ गई, उसने रिपेयर करवाया, तो नॉर्मली आप उसको खर्चा रिफंड कर देते हो। वैसे तुम करते नहीं हो पर मतलब करना चाहिए, ऐसा लॉ ने बोला है। द बेलर शॉल इंडेमनीफाई बेली फॉर द लॉस कॉस्ट। बेलर की वजह से बेली को कोई लॉस होता है गुड्स की वजह से, तो वो इंडेमनीफाई करे। ग्रेचुटियस बेलमेंट में भी अगर कोई लॉस सफर होता है तो ऐसे सिचुएशन में आप लॉस रिफंड करो, एंड गुड्स को आपने वापस लेना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेलमेंट। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गुड्स को आपने वापस लेना चाहिए। अब ये बेलर के राइट्स और ड्यूटीज है। अगर आप एग्जैक्टली रिवर्स कर दो तो बेली के राइट्स और ड्यूटीज बन जाएंगे। एक बार चाहिए तो रीड करके देखो और मार्क कर लो जो मैंने मार्किंग करके रखा है।
चलो रीड करना हो गया सबका? ओके लेट्स गो। हेलो, ओके चलो डन, रीड करना हो गया सबका? ओके मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर दो, आज के दिन मेरे को जाना पड़ेगा, आई हैव सम एनीवेज, ठीक है। कल वापस मिलते हैं अपन इसी समय, ठीक है। कल आपका बीए भी उड़ा देंगे एंड एट द सेम टाइम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हुआ आज फॉर अ पर्पस, ठीक है, चलते रहता लाइफ। चलो आज के लिए काफी करते हैं, दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हाँ नहीं नहीं नहीं, वायलेंस इज नॉट अ रिसॉर्ट फॉर एनीथिंग।